नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं खबरें दमदार यूपी की। और चित्रकूट से खबर है, यहां शहर कोतवाली इलाके के इलाहाबाद रोड पर मां बेटी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पैसों के लेन देन की वजह से दोनों के बीच जमकर मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि मां बेटी दोनों बैंक से पैसा निकालने आए थे। इसी दौरान जब बेटी ने मां से पैसे मांगे तो मां ने पैसे देने से इनकार कर दिया और इसी बात पर नाराज हुई बेटी ने बीच सड़क पर अपनी मां के साथ मारपीट शुरू कर दी। परिवार का ये ड्रामा आधे घंटे तक यूं ही सड़क पर चलता रहा और लोग तमाशा देखते रहे। चित्रकूट की सड़क पर मां बेटी का ये संग्राम पैसों को लेकर छिड़ गया। नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर फेज 2 थाना इलाके में रोड रेज में 8वीं के छात्र की हत्या के 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फेज 2 थाना पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल डंडा और बाइक भी बरामद किया है। दरअसल 2 बाइक सवार युवकों ने 15 साल के एक लड़के को इतना पीटा था कि उसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। आरोप है कि बाइक की ठेले से टक्कर हो गई थी, जिसके बाद 2 युवकों और नाबालिग में झड़प शुरू हो गई और इस झगड़े में युवकों ने मिलकर रोहित को लाठी डंडों से बुरी तरह पीट डाला। घायल रोहित को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन यहां अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया था। मारपीट हो गई थी, बाइक जो है वो ठेले से टकरा गई, इस पर कहासुनी हुई और मारपीट हुई थी। इसमें रोहित को यथार्थ हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां से वो सफदरजंग रेफर हो गया था। अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि उसकी वहाँ डेथ हो गई है। इस पर जो है वो तत्काल प्रभाव से दोनों अभियुक्तों को, जिसका नाम एक आशीष और दूसरे का नाम लिखित है, गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त को जो है वो तरमीम किया जा रहा है और इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने छात्रों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि एएमयू से निकले लोग दुनिया में छाए हुए हैं। पीएम ने कहा कि एएमयू मिनी इंडिया नजर आता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ काम कर रही है। एएमयू से तालीम लेकर निकले सारे लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ स्थानों पर और संस्थानों में नहीं, बल्कि दुनिया के सैकड़ों देशों में छाए हुए हैं। एएमयू के अलुमनाई कैंपस से अपने साथ हंसी मजाक और शेरो शायरी का एक अलग अंदाज लेकर आते हैं। बीते 100 वर्षों में एएमयू ने दुनिया के कई देशों से भारत के संबंधों को सशक्त करने का भी काम किया है। उर्दू, अरबी और फारसी भाषा पर यहां जो रिसर्च होती है, इस्लामिक साहित्य पर जो रिसर्च होती है, वो समूचे इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भारत के सांस्कृतिक रिश्तों को नई ऊर्जा देती है। देश आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां मजहब की वजह से कोई पीछे न छूटे, सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले, सभी अपने सपने पूरे करें। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह मंत्र इसका मूल आधार है। और प्रधानमंत्री के संबोधन का एएमयू के छात्रों और टीचर्स ने खुलकर स्वागत किया है। न्यूज 18 के सवालों के जवाब में छात्रों और टीचर्स ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सबके साथ एक संवाद किया और यहां के कंट्रीब्यूशन को सबके सामने लेकर आए पीएम। ये संवाद होते रहने चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 100 वर्ष ऐतिहासिक समय और प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक उद्बोधन। हम लोग बात करते हैं यहाँ के जो स्कॉलर्स हैं या टीचर्स हैं उनसे कि कैसा लगा उनको प्रधानमंत्री का उद्बोधन। क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ आप क्या नाम है और यहाँ क्या?
मेरा नाम मोहम्मद बिलाल नईम शेख है। मैं यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी कर रहा हूँ, 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। और आज हमारा सेनेटरी सेलिब्रेशन का सेंट्रल फंक्शन था जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे चीफ गेस्ट थे। आज उन्होंने हमसे संबोधन किया, हमें एड्रेस किया, हमें बहुत अच्छा लगा। क्या कुछ मेन बातें आपको प्रधानमंत्री के संबोधन में नजर आई? देखिए, बहुत अच्छी और लंबी तकरीर थी। 2 अहम बातों का मैं जिक्र कर दूं कि 2 अहम बातें ये रही कि फीमेल एजुकेशन पे जो बात की, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान का वो वाहिद इदारा है जिसने सबसे पहले हिंदुस्तान में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए वीमेन एजुकेशन को बढ़ाने के लिए महिला कॉलेज की स्थापना की और पहली महिला चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बेगम सुल्तान जहां को बनाया। तो बेटी पढ़ाओ का जो ये पीएम का जो मिशन है उसको बढ़ाने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो कंट्रीब्यूशन है उसका एतराफ़ किया है वज़ीर आज़म ने। ये अहम बात है। दूसरी बात यह है कि 1947 की जंग आज़ादी में एमयू का बहुत बड़ा रोल रहा है, यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत बड़ा रोल रहा है। चाहे यहाँ के छात्र हों या एल्यूमिनाई हों या टीचर्स हों, सबने प्रधानमंत्री के जो भाषण है उसका स्वागत किया है और कहा है कि संवाद बहुत जरूरी है। वो और यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी ने यूपी सरकार के खिलाफ घेरेबंदी में तेजी ला दी है। इस कड़ी में दिल्ली और यूपी के विकास मॉडल पर खुली बहस के नाम पर आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लखनऊ पहुंचे और यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह को अपनी सरकार के काम पर भरोसा है तो खुली बहस के लिए सामने आना चाहिए, मगर बहस करने की चुनौती देकर भी वो सामने नहीं आ रहे हैं। बहाने वो बनाता है जो काम नहीं करता। जो 2 करोड़ की आबादी को संभाल सकता है वही 24 करोड़ को भी संभाल सकता है। आप कम से कम बताइए तो सही, अगर आपको तुलना ही है, वैसे तो किसी भी राज्य के लिए उसकी सरकार बहाने नहीं दे सकती कि साहब आबादी ज्यादा है, लेकिन फिर भी आपने 16 लाख बच्चों के लिए कुछ किया हो। केजरीवाल जी ने तो 16 लाख बच्चों के लिए क्या करके दिखा दिया, मैंने दिखाया थोड़ा सा उसका झलक, और वो भी 3-4 साल में दिखा दिया। ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी और सिद्धार्थ नाथ सिंह जी अब डिबेट से भाग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो अब भाग गए। जब भागना ही था तो खुली डिबेट का ऐलान क्यों किया था? पलायन पे पलायन हुआ लोगों का, यूपी के लोगों का पलायन हुआ, बिहार के लोगों का पलायन हुआ। वो कोई संभालने वाली सरकार तो नहीं दिख रही थी। कोरोना से मरते हुए दिल्ली के आंकड़े देश में सबसे ज़्यादा हैं, कोई संभालने वाली सरकार तो नहीं दिख रही थी। 9वीं में 50% बच्चे फेल हुए हैं पिछले साल, कोई संभालने वाली सरकार तो नहीं दिख रही है। जो 70% प्रिंसिपल के पद खाली पड़े हैं, कोई संभालने वाली सरकार तो नहीं दिख रही है। संभालने वाली सरकार नहीं है, गाने वाली सरकार है। वीडियो जरूर इन्होंने दिखाया है, लेकिन आंकड़ों की जब बात आती है, तथ्यों की जब बात आती है, स्कूलों की स्थिति पे बात करने की, डिबेट करने की बात आती है, आंकड़ों पे आधारित सीधे सीधे 10 सवाल जो मैंने पूछे हैं उनका जवाब देने से क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उनका जवाब है नहीं सिसोदिया जी के पास। तो आपने सुना कि कपिल का किस तरह से पलटवार था और सिद्धार्थ नाथ सिंह ने भी सिसोदिया पर ट्वीट के जरिए हमला किया है। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि मेरे सवालों का जवाब अब तक नहीं मिला। दरअसल सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कई सवाल उठाए थे, पूछे थे 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी से, मगर उसी के जवाब को लेकर आज निशाना साधा सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कि पहले हमारे सवालों का जवाब दे आम आदमी पार्टी। तो सवाल यही है कि क्या अब 2022 के रण में आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि योगी मॉडल, यूपी मॉडल वर्सेस दिल्ली मॉडल करके आम आदमी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई बनाई जाए। बीजेपी को सीधी चुनौती देकर खुद को आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि देश के सबसे बड़े सूबे में वो मैदान में नजर आए। तो क्या चलेगा? जनता की मुहर किस पे लगेगी? ये बड़ा सवाल। वो जिस बात को लेकर चर्चा करने की बात कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार जितना छात्रवृत्ति देती है उनका उतना बजट भी नहीं होगा। मुझे लगता है कि उनसे चर्चा कराइए शाहीन बाग पर वो चर्चा करें कि वो बिरयानी क्यों खिलाते थे। वो बात करें भारत तेरे टुकड़े होंगे, उस गैंग के साथ क्यों खड़े दिखाई देते हैं। वो किसानों को गुमराह करने के लिए उनकी पार्टी क्यों पंजाब जाती है। ये सब चीज़ों पर वो चर्चा करें तो हम तैयार हैं।
उत्तर प्रदेश की खराब शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ समाजवादी लोग हमेशा हल्ला बोलते रहे, हमेशा सरकार को बोलते रहे कि आपकी शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से करप्शन युक्त हो चुकी है, पूरी तरह से करप्शन में डूब चुकी है और पूरी व्यवस्थाएं दोनों ध्वस्त हो चुकी हैं। लेकिन सरकार से जब विपक्ष सवाल पूछता है इसके बारे में तो सरकार अपने जवाब देने से भागती है, सरकार जवाब नहीं देना चाहती। कमाल है, लोकतंत्र की खूबसूरती यही होती है कि विपक्ष आपसे सवाल पूछेगा, आप उसका जवाब देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शायद लोकतंत्र में यकीन ही नहीं है और शायद भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है, इसलिए वो जवाब नहीं देना चाहती है। तो किसके सवाल में है कितना दम और किसके पास है किसके सवाल का जवाब? क्या 2022 को बनाने की कोशिश है केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की, बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी की लड़ाई? आज महाबहस रात 8 बजे इसी पर। और केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला आज सामने आया है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर सरकार ने यह फैसला लिया है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के शेड्यूल को टाल दिया गया है। जनवरी फरवरी में होनी थी परीक्षा, मगर अभी ऐलान किया गया है कि नहीं होगी। परीक्षा पर आगे फैसला लिया जाएगा कि कब इम्तिहान लिया जाए। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा जो जनवरी फरवरी में होने वाली थी उसे फिलहाल टाल दिया गया है। और समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की आज मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई। फिल्म अभिनेत्री और भाजपा नेता जया प्रदा पर टिप्पणी करने के केस में ये पेशी हुई। इसके बाद आजम खान को एक बार फिर सीतापुर जेल के लिए रवाना कर दिया गया। आज उनको जो तलब किया गया था वो कस्टडी के लिए तलब किया गया था जी। तो आज उनकी कस्टडी, वो कटघर वाले केस में कस्टडी हुई है 505 में जी। अच्छा, कटघर वाले केस में कस्टडी हुई है और उसमें जो झिल्लेट वाला केस था उसमें उनको कॉपीज फर्निश करवाई गई और हमने डिस्चार्ज मूव किया है। 2 केसेस में ज़मानत हो चुकी और तीसरे में अब हम चूँकि आज कस्टडी से पहले ज़मानत मूव नहीं कर सकते थे तो अब कस्टडी आज हो गई है। आजम खान को मुरादाबाद के कटघर थाने में मुकदमा बरात संख्या 505 जो दर्ज है, जिसमें फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा के ऊपर एक विवादित टिप्पणी की थी, उसको लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें वो आरोपी हैं। इसके साथ ही मुरादाबाद में छजलेट थाने में 2008 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था 174 और 174A, उसमें भी आजम खान के साथ ही कई समाजवादी पार्टी के नेता आरोपी थे। उसमें तो जमानत दे दी गई है, लेकिन 505 में आज आजम खान की यहाँ पेशी है। इससे पहले आजम खान को 97 मामलों में जमानत मिल चुकी है। आजम खान के जो अधिवक्ता हैं शाहनवाज, उनका कहना है कि जल्द से जल्द आजम खान को रिहाई मिल जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सागर रस्तोगी के साथ फरीद शमसी, न्यूज़ 18 मुरादाबाद। और बड़ी खबर आ रही है शाहजहांपुर से, जहां पर जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जेल में सरेआम रेप के दोषी कथावाचक आसाराम की तस्वीर लगाकर सत्संग का आयोजन किया गया। सत्संग के लिए जो मंच बनाया गया था उस पर भी आसाराम की तस्वीर लगी थी और उसके आगे जेल प्रशासन के अधिकारी बैठे दिखे। दरअसल सत्संग का आयोजन लखनऊ से आए आसाराम के अनुयायियों ने किया था। अनुयायियों ने कैदियों को कंबल और ऋषि प्रसाद नाम की पत्रिका भी बांटी। हालांकि जब रेप पीड़ित के परिवार ने विरोध जताया तो जेल प्रशासन ने सफाई दी और खुद को पाक साफ बताया। उठा ले, कमरबंद डाल। जैसे आप कोई वितरण करने आते हैं, कोई चीज बांटने आते हैं, तो आप अपना कुछ तो लगाएंगे आइडेंटिफिकेशन की, तो वो मात्र वही है और कहीं कुछ भी नहीं है किसी तरीके का। आप मानते हैं गलती से हुआ है? क्या चीज? सब गलती हो गया। नहीं, कंबल वितरण तो गलती नहीं है, कंबल वितरण तो होना ही चाहिए था, फोटो गलती से लग गया होगा। और किसानों के आंदोलन की वजह से दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड की माने तो किसानों के प्रोटेस्ट की वजह से 14,000 करोड़ का बिजनेस का घाटा हुआ है, जिसमें न सिर्फ दिल्ली बल्कि आसपास के राज्य भी शामिल हैं। दिल्ली की सीमाओं पर कई दिनों से किसान डटे हैं। ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कतें आ रही हैं, सामान एक से दूसरी जगह तक पहुंचने में परेशानी है। कॉन्फेडरेशन की माने तो अगर डेडलॉक खत्म नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में जरूरी सामानों की दिक्कत हो सकती है। 20 दिनों में किसानों के आंदोलन के कारण से दिल्ली और आसपास के राज्यों में लगभग 14,000 करोड़ के व्यापार का नुकसान हुआ है। दिल्ली में लगभग 50,000 वाहन प्रतिदिन आते हैं अन्य राज्यों से सामान लेकर के
और लगभग 30,000 ट्रक जाते हैं दिल्ली से अन्य राज्यों में। तो लगभग 20% ट्रक ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अटके पड़े हैं। और एक कार कैंटर से टकरा गई। कार में सवार 5 लोग जिंदा जल गए। यह हादसा आज सुबह आगरा में हुआ। जिसने भी ये खबर सुनी उसके रोंगटे खड़े हो गए। आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। यहाँ एक कार कैंटर से टकरा गई। हादसे में कार सवार 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। यह हादसा थाना खंदौली इलाके में हुआ। लखनऊ के रहने वाले मुरली मनोहर अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए कार से दिल्ली जा रहे थे। तभी एक्सप्रेसवे पर एक कैंटर से उनकी कार टकरा गई। बताया जा रहा है कि कैंटर का फ्यूल टैंक फटने से कार में आग लग गई और कार सवार लोगों को उतरने तक का मौका नहीं मिला। हादसे में कार में बैठे 5 लोगों की मौत हो गई। उनके नाम इस प्रकार हैं। पहला, मुरली मनोहर सरोज, पुत्र स्वर्गीय रामफल, निवासी 283/63 तकिया प्रेमवती नगर, गढ़ी कानौरा, थाना आलमगंज, लखनऊ। दूसरा, श्रीमती सीमा देवी, पत्नी मुरली मनोहर सरोज, उम्र करीब 32 वर्ष। तीसरा, मंजू देवी, चचेरी बहन मृतक मुरली, पुत्री रामबरन, निवासी बिशनदासपुर, थाना गौरीगंज, अमेठी। चौथा, श्रीमती सिरताज, पत्नी कमल किशोर, निवासी 283/63 तकिया प्रेमवती नगर, गढ़ी कानौरा, थाना आलमबाग, लखनऊ। और पांचवा, जो गाड़ी का चालक था स्विफ्ट डिजायर का, संदीप पुत्र राजकुमार, निवासी हाल पता इल्मास बाग, अमर सिंह टिम्बर स्टोर, लखनऊ, मूल निवासी गांव मिर्जापुर, थाना हरास, उन्नाव। बताया जा रहा है कि परिवार ने कार को किराए पर लिया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक्सप्रेसवे से ट्रक और कार को हटाया। साथ ही शवों का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद पूरे इलाके में दहशत है। खुशी पलों में और खबरों के साथ